वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हुए थे नीट 2024 के अंदर उसको देखने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है इसमें ये है इंपॉर्टेंट कि पर चैप्टर वाइज आपका कितना वेटेज रहा है इसके अंदर। देख लो तो पी ब्लॉक जो आपके ग्रुप 13 और 14 वाले हैं इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और पी ब्लॉक जो क्लास 12 वाला है उससे ग्रुप 16 से ही 2 क्वेश्चन आ गया था, यानी कि 15, 17, 18 से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, और ना ही क्लास 11 वाले से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पे हम जो है अच्छे से एक एक क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी में आए हुए हैं वो देखने वाले हैं। साथ में नीट 2023 के पेपर से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन एकदम सेम टॉपिक से सेम फ्रेम होकर आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है उन्होंने सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उन्होंने चेक भी नहीं करते कि हाँ जो है 23 के अंदर जो क्वेश्चन आए उसको 24 में रिपीट ना करें। वैसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं जो कि सेम लास्ट ईयर भी आए हुए थे। ठीक है, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस हैं, 3-3 दोनों से क्वेश्चंस हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 100% जो है आपका नीट 24 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पेपर था वो रिड्यूस सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उनसे था। हाइड्रोजन, इस ब्लॉक, मेटलर्जी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो अच्छे से अपना मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ कैसे हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक, तो जो 2023 का जो पेपर था उसको भी जरूर अच्छे से देख लो। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है ऊपर आई बटन में क्लिक करके, उससे आपको बहुत क्लियर होगा हद तक कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी हुए हैं 2023 वाले से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा ये है पीरियड टेबल से क्वेश्चन है आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर। देखो, कभी भी ग्राफ से क्वेश्चन आए नीट के अंदर तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आने वाला। वो भी जानते हैं कि हाँ सब लोग इंसानी हैं, तो जो है आपको वैल्यू नहीं आएंगे। ग्राफ से हमेशा जो आता है क्वेश्चन वो ऑर्डर के ऊपर आता है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर पूछ रखा है कि लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन का ऑर्डर बता दो। सेम क्वेश्चन 2019 के अंदर, देखो इसी ग्राफ से जो है 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी 2024 के अंदर भी क्वेश्चन आ गया, और 2019 के अंदर तो पूरा पूछ रखा था, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सबका पूछ रखा था। ठीक है, यहाँ पे तो बस अभी 5 का ही पूछ रखा है। तो सेम हमारा यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जो होगा यही होगा। ठीक है, सबसे कम लिथियम, फिर बेरिलियम, तो ऐसे इंक्रीज करते रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा और यहाँ भी ऑप्शन सेकंड होगा। तो ऐसे जो है जो जितने भी ग्राफ आपके दे रखे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर उनका वैल्यू कभी मत याद करो, कभी डाटा मत रखो कि हाँ इसका इतना वैल्यू नहीं होगा। कभी आएगा एग्जाम में तो ऑर्डर ही आता है, सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है वो डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना इजली पिकअप हुआ है, वही ना, जितने भी एग्जामिनर होते हैं सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको कोई मेहनत नहीं करना होता है, सिंपल से वो उठा के पूछ देते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ था डी ब्लॉक से वो यहाँ पे आया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारा मैंगनीज का वो मोर पॉजिटिव होता है क्रोमियम और आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये सेम आपके एग्जाम्पल जो पेज नंबर 101 पे दे रखा है वहाँ पे दे रखा है, सेम एग्जाम्पल दे रखा है कि मैंगनीज का जो है हमारे एक भी वर्ड तक चेंज नहीं किया हुआ है, एग्जैक्ट सेम लाइन कॉपी कर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ की तक की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मेरा जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको ही कॉपी कर रखा है। इसीलिए आप कभी भी पढ़ो तो इन टेस्ट क्वेश्चन को जरूर याद करो। और यहाँ पे तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे थे पेज नंबर 115 पे वो भी सेम ही क्वेश्चन है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन उठ के आ गए। ठीक है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एक्साइज में क्वेश्चन है वहाँ पे ये दे रखा है कि Mn+2 जो है मोर स्टेबल होता है Fe+2 के कंपेरिजन में, और यहाँ पे यही दे रखा है कि जो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारा मोर पॉजिटिव होता है, यानी कि मैंगनीज Mn+2 है मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है Mn+2 का, ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। यही यहाँ पे सोल्यूशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो देख लो इन टेस्ट क्वेश्चन जो है जितने भी है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो अपने एनसीईआरटी हाइलाइट्स करा रखे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए। आप खुद अगर आपने देख रखे होंगे तो आपको लगेगा, और जितने भी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ सारे मेरे एनसीईआरटी हाइलाइट्स के हैं जो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा था ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन था कि इसमें जो है किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है सेम होगा। ठीक है, तो मैंने मतलब क्या होता है ट्रिक अपना कि जब भी मैग्नेटिक मोमेंट देखना होता है तो हम बस देखते हैं कि ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर हम उनको देख लेते हैं तो फिर आपको पता ही है, मैंने ट्रिक बताया था, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है जो मैंने पढ़ाया हुआ था एनसीईआरटी हाइलाइट्स का, कि जितने भी मेरे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बस क्या करता है डेसिमल पॉइंट में आप 8, 7, 9 कुछ ऐसे रैंडम ऐड कर लो। अगर आपका मान लो कि ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। अगर आपका ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा।
ठीक है। तो ऐसे करके अब यहाँ पे जो है हमको मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे। जिनमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनमें जो है आपके सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे क्रोमियम हो गया Cr+2 और Fe+2, यहाँ पे Cr+2 और Fe+2 का दोनों में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4 होगा, तो फिर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको करने होते हैं। तो मैंने अच्छे से बता रखा था अपनी वीडियो में, लेक्चर में, कि कैसे आप ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो है सेम आपके एनसीईआरटी से उठ के आ गए। और फिर ये एक ब्लॉक से क्वेश्चन जो है इसको देखो, ये क्वेश्चन था कि लेंथेनॉइड जो भी है हमारे, ये डायमैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है यहाँ पे कि जो भी मेरे डायमैग्नेटिक कौन होंगे, जो जिसमें F0 मतलब F ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो, या तो कम्प्लीटली इम्प्टी हो, या मेरे कम्प्लीटली फिल्ड हो, यानी कि F ऑर्बिटल के अंदर F14 हो। तो F ऑर्बिटल में मेरे 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, तो अगर मेरे F14 हो या F0 है तो ये मेरे डायमैग्नेटिक होंगे। और एनसीईआरटी में अच्छे से हम इनका एग्जाम्पल दे रखा था, और मैंने उस समय ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है अपने उस PDF का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथेनॉइड और सेरियम इन दोनों में जो है कम्प्लीटली इम्प्टी होता है, और इटर्बियम और ल्यूटेटियम इन दोनों में जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो ये जो है डायमैग्नेटिक होता है, और मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट किया था इसी तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये सेम क्वेश्चंस आपकी एक ब्लॉक से आ गए यहाँ पे कि कौन सा जो है मेरा डायमैग्नेटिक होगा। तो ये मेरा होगा सेरियम और इटर्बियम, तो ये दोनों है मैंने यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपको 2013 में भी आया था सेम, कि आपको डायमैग्नेटिक लेंथेनॉइड कौन सा होगा, तो इटर्बियम होगा Yb+2। तो इसीलिए जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है ही, कुछ मत छोड़ो। इतना अच्छे से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ था कि अगर आपने उसको PDF को अच्छे से पढ़ा होगा या लेक्चर देखा होगा तो आपको बैठ गया होगा कि हाँ हमको ये इंपॉर्टेंट है और ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो फिर ये जैसे ये टेबल दे रखा है, तो ए ब्लॉक का अगर आप खोलोगे टेबल अपना यहाँ पे लेंथेनॉइड का, तो बहुत सारे डाटा दे रखा है। तो कितना याद करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा था कि आपको बस ये F14 वाले और F0 वाले यही आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा कि हाँ हमको फिल्टर करके क्या याद करना है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट 2024 का जो क्वेश्चन था ये था कि देखो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन था कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स इनमें से पिक करके आप मैच द फ्लोइंग करो, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये आपके सेम एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 126 पे। अगर आपको पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जाके देख लो। बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है यार, मतलब केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेम जो क्वेश्चन आपकी यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे देखा है कॉम्प्लेक्स स्पेसिस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आइसोमेरिज्म है। तो बिल्कुल सेम आपके जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन पिक होते हैं। तो जितने भी मैच द फ्लोइंग है, MCQ है, वो अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जरूर कर लो, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म से यहाँ पे क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी है। फिर अब आप ध्यान से देखो, तो ये मैंने अच्छे से इसको करा रखा था अपने, ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स के अंदर। ये हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब जो नीट 2023 के अंदर जो क्वेश्चन था, री नीट के अंदर, ये भी सेम क्वेश्चन था सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो अब देख लो पिछले साल भी ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन था, और इस साल भी आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा मैच द फ्लोइंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खास करके अभी जब से एनटी पेपर ले रहा है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया। अभी देखो ये जो क्वेश्चन 2024 के अंदर आया हुआ है, 2023 के अंदर भी मैं भी दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये डिफिनेशन है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड का क्या होते हैं, ठीक है। फिर तो ये आपके यहाँ पे दे रखें। नेक्स्ट अगर हम 2023 का पेपर देखें, यहाँ पे सेम हमारा क्वेश्चन था कि होमोलेप्टिक इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आप इसमें आइडेंटिफाई करो। देख लो 2023 के अंदर भी क्वेश्चन सेम टॉपिक के ऊपर आया हुआ था, बस ये 3 लाइन से होमोलेप्टिक कंपाउंड के ऊपर। यहाँ भी जो है ये आपके सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये आपके यहाँ पे दे रखे ये होमोलेप्टिक है, ये हेटेरोलेप्टिक है, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो देख लो मतलब एग्जामिनर कितना लेजी होता है। अगर आप ध्यान से करके जाओगे, अपना स्ट्रेटजी सही रखोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि होमोलेप्टिक क्या है, हेटेरोलेप्टिक क्या है, प्लीज़ आप लेक्चर में सुन लो, कोई बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हुए हैं, ठीक है। जैसे अब एनसीईआरटी अगर आप एग्जाम्पलर करके जाते हैं वहाँ पे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है होमोलेप्टिक के ऊपर, हेटेरोलेप्टिक के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, इससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे जो क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये दोनों मेरे स्पेसिस जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो है हमारा CuNH3 ये डायमैग्नेटिक है, और CuF6 ये पैरामैग्नेटिक है। देखो तो आपके एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर
ये जो चार ही एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनका हमको हाइब्रिडेशन पता करना है, ज्योमेट्री पता करना है, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता करना है, सब कुछ पता करना है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में मैंने जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स का वीडियो था, बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि भैया मतलब बहुत मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, डीएनएफ वाले लेक्चर से और एफ ब्लॉक के लेक्चर से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहता है कि यहाँ पे मैंने आपको चार ही एग्जाम्पल कराए थे। मैंने बोला था कि जो अगर एग्जाम में आना होगा तो इस चार ही एग्जाम्पल में से कोई एक आएगा। तो फिर यहाँ पे दोनों जो है एग्जाम्पल्स पूछ दिए कि ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसका हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे, ओके, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा, वहाँ पे भी दे रखा है और एनसीईआरटी में दे ही रखा है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से एक एक वर्ड भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे हम यहाँ पे दोनों एग्जांपल CONH3 3+ और COF6 3-, ये दोनों जो है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये डायमैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों। लिगेंड्स का डिफरेंस है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये अच्छे से दे रखा था एनसीईआरटी के अंदर। अब है केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था डायपोल मोमेंट के ऊपर, याद कर लो, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। अभी मैं 23 का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है वो डायपोल मोमेंट को कंपटीशन पूछ रहे थे कि NF3 और NH3 इनका डायपोल मोमेंट कंपटीशन तो कौन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहे थे कि ओजोन के कितने जो हैं हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, BF3 जो है ये नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा, ये सारे पूछ रहे थे। तो पहले तो हमको यहाँ पे NH3 और NF3 का बहुत अच्छे से कंपेरिजन दे रखा है, डायपोल मोमेंट एनसीईआरटी में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा एक पैरा के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ कैसे हम NH3 और NF3 दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मेरा NH3 का ज़्यादा होता है क्योंकि NF3 में जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होकर कुछ डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा था CO3-2 का कितना जो है कोनिकल फॉर्म्स प्रेजेंट होगा, और फिर यहाँ पे देखा था BF3 जो है इसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट देखो ये जो है बहुत अच्छा, ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि ओजोन जो है इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज एनसीईआरटी में देखो अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओ देख के लगा कि हाँ यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं ओजोन के, लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है देखो अच्छे से, और क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है यहाँ से फ्रेम हुआ है कि ओजोन का जो है मेरा 1 और 2 यही दो हमारे इसके कॉनोनिकल फॉर्म है, लेकिन जो ये 3 है ये हाइब्रिड फॉर्म है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ये नहीं है, दो ही इसके फॉर्म होंगे, ठीक है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो इसीलिए ये वाला गलत है। फिर ये देखो जो सॉल्व्ड एग्जांपल दे रखा है वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-, ठीक है। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो CO3 2- है इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, 1 2 3, और ये यहाँ पे दे रखा था अच्छे से। तो देख लो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, मतलब इजी है, बिल्कुल इजी है। ये एक पैरा का यहाँ पे दे रखा था तो उससे सिंपल क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग से जो रीनीट 2023 का क्वेश्चन था जो डायपोल मोमेंट के ऊपर ही था। देखो वहाँ पे क्वेश्चन सेम जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया था ना अभी कि NH3 और NF3 इन दोनों में कंपेरिजन किया था डायपोल मोमेंट का। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ पे ऑर्डर ही पूछ रखा था, और ये ऑर्डर आया था इस आपकी टेबल से, ठीक है। जैसे यहाँ भी NH3 और NF3 का दे रखा है वहाँ से, तो कुछ नहीं है, बस जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से करो, एनसीईआरटी करो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बस अपना फंडा क्लियर रखो कि क्या आपको अप्रोच करना है। जैसे यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है, अब केमिकल बॉन्डिंग से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अच्छे से एक लेक्चर अपलोड कर रखा है हाइब्रिडेशन के ऊपर कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स है वो मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये हाइब्रिडेशन वाला तो मैंने बहुत पहले अपलोड कर रखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर टेस्ट सीरीज के अंदर हर जगह क्वेश्चन आते ही आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या था क्वेश्चन कि मैच द फ्लोइंग था कि हाँ आप मैच द फ्लोइंग यहाँ पे करो, इनके यहाँ पे कंपाउंड है और इनके ज्योमेट्री या शेप के बारे में। ये सेम क्वेश्चन आपके 2021 में आए हुए थे, यही कि यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी ज्योमेट्री दे रखे हैं, आप वहाँ पे मैच द फ्लोइंग करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2016 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दो, ज्योमेट्री, इन लोग क्वेश्चन आता ही रहता है, हर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अब ग्रुप 16 इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी किसी ग्रुप से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पी ब्लॉक से बस ग्रुप 16 से ही 2 क्वेश्चन आ गया, वो भी बहुत ईजी है। पहला है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सो नहीं करेगा इनमें से, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में थे। देखो जो मैंने ये मेरे स्क्रीनशॉट है ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स का, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से करा रखा था कि जो अपना पोलोनियम है ये हार्डली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो यहाँ पे।
सो नेक्स्ट जो ग्रुप हमारा है ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन जो आ रखा है ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का आप ऑर्डर बता दो। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप ऐसे मतलब कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप गेस कर पाओ तो हाँ कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन भी दे रखा है, कार्बन भी दे रखा है। उसके लिए आपको एटलीस्ट एक बार इस अगर टेबल को दे गया है वैल्यू वाले को, देखो ये मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ कि सारे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपको आएंगे तो आपके ऑर्डर ही आएंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछा कि हाँ बोरोन का मतलब 2.1, यहाँ पे क्या कंपैरिजन ही आ गया। ठीक है, कार्बन का, सिलिकॉन का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसमें से कंपेयर कर दो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे उठा के इसका एक ऑर्डर लिख दो कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये इस ऑर्डर ये है। ठीक है, तो कभी डाटा मत रखो, ऑर्डर याद करो। कोई भी टेबल दे रखा है, जैसे मैंने अभी 2 टेबल दिखा दिया यहाँ पे, एक ग्राफ दिखा दिया, तो जो भी आने वाले हैं वो आपके कंपैरिजन ऑर्डर ही आने वाले हैं, वैल्यू कभी नहीं आएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के ऊपर, सिंपल ऑर्डर यहाँ से निकाल के और यहाँ पे कंपेयर कर देना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पी ब्लॉक से ही क्वेश्चन था, ग्रुप 16 से ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, आपको बताना है कि इसका रीज़न क्या होगा। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके दे दिया। अब देखो ये जो मैंने ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स का है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मैंने ऑर्डर लिख रखा था साइड में यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था कि जो H2O है इनका ऐसे तो मेरा इनका सबसे कम होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे H2O का एनोमलस बिहेवियर शो करता है। H2O जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और एनसीईआरटी में ये बात बहुत बार रिपीट कर रखा है कि H2O जो है ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसके कारण से ये लिक्विड स्टेट में भी लाई करता है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में भी दे रखा था। ठीक है, कि H2O जो है लिक्विड स्टेट में क्यों राई करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि H2O के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, फिर बोल रखा है कि H2O का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग सही है। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें एक जो ये वाला है कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेन, इथीन, इथाइन अब तो आप अच्छे से पढ़ रखे होगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर। और फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, तो ये तो बहुत इजी है। लेकिन जो यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल है C2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अच्छे से देख लो, आपकी केमिकल बॉडी में पेज नंबर 130 में दे रखा है इसको अच्छे से। ये जो डाई एटॉमिक कार्बन है, इनमें क्या होता है कि अगर आप अच्छे से एमओटी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे ये चीज़ एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, वहाँ पे बताया गया था कि जो हमारे ऐसे तो सारे कंपाउंड में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये पाओ आप अपने इसे दोस्त से भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे क्वेश्चन भी अभी आ गया कि हमेशा क्या होता है कि हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन जो C2 है, जो डाई एटॉमिक कार्बन है, इसमें दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, ये एमओटी के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो बस इतना याद करो कि जो C2 होता है, डाई एटॉमिक कार्बन होता है, इसमें दोनों ही बॉन्ड आपके पाई होते हैं, एक सिग्मा एक पाई नहीं होता है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोनों जो है पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का रह गया था, क्योंकि जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री कराया था उसमें एक क्वेश्चन ये मैंने नहीं कर पाया था। ठीक है, छूट गया था। तो हेनरी लॉ के ऊपर, तो उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो टोटल आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन जो है हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पे आपके सारे वैल्यू दे रखे हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट के वैल्यू दे रखे हैं। फिर पूछ रखा है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैंने जो देखो ये मेरा पिक है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का, तो वहाँ पे मैंने साइड में नीचे लिख रखा था कि जो KH होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे KH का वैल्यू दे रखा है, आपको सॉल्युबिलिटी बताना है। तो यानी सिंपल बात है, KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो KH का ऑर्डर लिख के फिर उसके अपोजिट मेरा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर बुक खोलोगे आप, तो वहाँ पे हेनरी कांस्टेंट पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि जितना ज़्यादा मेरा हेनरी कांस्टेंट होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और हमारे ये जो 2 क्वेश्चन जो हैं ये हैं आपके क्वान्टिटेटिव से आए हुए थे इनऑर्गेनिक के। सो थैंक्स लॉट, इतना ही था। अगर आप इस वीडियो का लेक्चर मतलब PDF चाहते हो तो नीचे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी ले सकते हो। थैंक यू।